Welcome to Nova Nights. कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवा के नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और उससे प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। गुड़िया घास के साथ साथ बनी सुर्ख ईंटों की रविश पर रोश पर साइकिल चला रही थी, जबकि कवासी अपने चाचा मोहम्मद यार के साथ लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। दोनों का शोर इस कदर था कि अपनी सड़ी में बैठकर अब भी अपने किसी केस की तफसीर पर अहमद यार के साथ मशावरत करते आकाश जी बार बार डिस्टर्ब होकर खड़े खिड़की की जानिब देखते। अब की दफ़ा उन्होंने यही अमल दोहराया तो अहमद यार मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ। उन्होंने उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो, हफ्ते में एक दफ़ा तो चचा भतीजे को ऐसी तफरी का मौका मिलता है, काम का क्या है। हम लोग कल इस केस पर बात कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ ने अभी किसी भी लम्हे हाजिरी दे देनी है, फिर शिकवा करेगी कि जब भी मेरे बच्चे आते हैं बूढ़ा काम लेकर बैठ जाता है। बात सच्ची ही तो थी। बीजी का यही शिकवा होता था। अहमद यार वापस अपनी जगह पर बैठने ही लगा जब बाहर से गुड़िया की आवाज़ आई। पापा देख लें, मैं ट्रेस व्हील्स के बगैर साइकिल चला रही हूँ। वो खिड़की में खड़ी जोश चेहरे के लिए अपना पूरा जोर लगाकर बुलंद जैसे ग्लास वॉल से आवाज़ अंदर तक ना पहुंचने का खदशा हो, मगर चूंकि ऊपर वाले रोशनदान खुले हुए थे उसकी आवाज़ बगैर रुकावट के कानों में पर्दों में पड़ रही थी। मेरा बहादुर बच्चा, इधर रुको, मैं बाहर आकर देखता हूँ। गुड़िया खुश होकर अंदरूनी दरवाजे की जानिब आ गया। अहमद यार ने आगा जान की जानिब इजाज़त तलब नजरों से देखा। इजाज़त है। वो अपनी मर्जी की किताब उठाते हुए मुस्कुराया और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। मुझे अपने ऑफिस के लिए नया स्टाफ ढूंढना पड़ेगा। एक को अपने बच्चों से फुर्सत नहीं, दूसरे को भाई के बच्चों से। तौबा करो आगा, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। एक छुट्टी का दिन भी काम नहीं छोड़ना। बीजी ने ऐन मौके पर एंट्री मारी थी। अहमद यार हंसता हुआ बाहर को आ गया। पीछे से आगा जी भी की मुस्कुराती हुई आवाज़ आई थी। नेक वक्त, तुम तो औलाद के मामले में मेरा मजाक भी बर्दाश्त नहीं करती हो। कभी मेरे लिए भी इतना प्यार दिखाया करो जैसे औलाद पर सदके वारी जाती हो। जैसे ही उसने मेन रोड से कदम बाहर निकालने आवाज़ आना बंद हो, सामने हो उसकी बेटी इंतजार में खड़ी थी। सुर्ख काटन का फूला हुआ फ्रॉक, बालों में पीला रबन बंधा हुआ, पीले मोजे, सुर्ख में ही जूते, गाल गर्मी और जोश से लाल टमाटर हो रहे थे। 4 साल गुड़िया माँ बाप से ज़्यादा अपनी नानी की कॉपी थी। पापा साइकिल चलाकर दिखाओ। क्या अब मैं पार्क तक साइकिल चलाकर खुद जा सकती हूँ? पहले एक राउंड लगाकर दिखाओ, उसके बाद पार्क का फैसला क्या होगा। गुड़िया उसी वक्त छोटे छोटे पैडल मारती हुई अपनी गुलाबी और सफ़ेद साइकिल लेकर दूर निकल गई। अहमद यार ने उसकी हौसला अफजाई में तालियां मार कर दादी मोहम्मद यार और गाजी यार मुबारकबाद दो, आज मेरी बेटी ने साइकिल सीख ली है, वो भी ट्रेजल्स के बगैर। बाप की आवाज़ देने पर गाजी के हाथ से कैच छूट गया। बहुत मुबारक हो पिया पापा, मेरा कैच भी छूट गया है। मोहम्मद यार हंसते हुए बैट फेंक कर गुड़िया के पीछे भागा। गुड्डी इतनी सी हुआ हो और अभी अपनी तेजियां देखो ज़रा। मैं जिन बाबा बनकर तुम्हें खा जाऊंगा। मैं जिन बाबा बनकर तुम्हें खा जाऊंगा। गुड़िया चीखती हुई जोर जोर से पैडल मारकर बाप की जाने भागी। साथ दहाई भी दे जा रही थी। पापा बचाओ, जिन बाबा आ गए। जिन बाबा, मेरे पापा के एक पन से इधर गिर जाएगा। हाँ, ऐसा ही सुपर हीरो है ना तुम्हारे अब्बा। आई बड़ी खांसी बाप के कंधों तक आ रहा था। पसीने से सारी टी शर्ट भीगी हुई थी। माथे पर बाल गीले होकर चिपक रहे थे। गाल दहक रहे थे। बेटे की हालत देखकर अहमद यार ने नौकर को आवाज़ देकर पानी लाने को बोला। गाजी ने अपने इख्तियार पापा को प्यार भरी नज़रों से देखा। काला टू पीस, सफ़ेद शूज, बेदाग शर्ट, काली ही टाई, सलीके से सजे बाल। लगता है पापा आज भी आप हमारी वजह से डिस्टर्ब हुए। कोई शक नहीं है, पर खैर ही है। मुझे इल्म है तुम चाचू के साथ खेलने के लिए सारा हफ्ता इंतजार करते हो। मोहम्मद याद भी अब भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। पानी पीने के बाद उसने भाई को मुखातिब किया। क्या ख्याल है फिर आज साइकिलिंग हो जाए? जो हारेगा बाहर डिनर करवाएगा। चलो डन। मैं और गुड़िया पार्टनर्स, तुम और गाजी। जो पहले यादगार पहुंचेगा उसका डिनर पक्का। अगले आधे घंटे में बीजी और आगा जी को अपना प्रोग्राम बताकर चारों अपने हेलमेट वगैरह पहन कर रवाना हो गए। गाजी और मोहम्मद यार अपनी अपनी साइकिल पर सवार थे, जबकि गुड़िया अहमद यार की बाइक के हैंडल के पीछे बंदी सीट पर अपने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने बैठी तालियां पीट रही थी। अहमद यार ने अपनी जैकेट और टाइट उतार कर उनके बाद कफ खोलकर फोल्ड कर रखे थे। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो लोग पौने घंटे में अपनी तयशुदा जगह पर पहुंचे। अहमद यार उन दोनों से पहले आ गया था। गाजी और मोहम्मद यार की शक्लें देखने वाली थी। अहमद यार ने अपने सीधे हाथ अंगूठा और शहादत वाली उंगली खोलकर बाकी मुट्ठी बंद करके माथे पर रख कर दोनों को लूजर का खिताब दिया। गुड़िया जानी, जरा अपने लूजर चाचा और भाई के लिए तालियां बजाओ, हम लोग डिनर कर रहे हैं। यार आखिर कैसे मुमकिन हुआ? 2 बच्चों का बाप एक बच्ची के साथ समेत जीत गया और नौजवान हार गए। जरूर गुड़िया, गुड लक चाम है। अगली दफा मैं गुड़िया का इंतखाब करूंगा। जो मर्जी कह लो, हार तुम लोग गए गए ही हो। अब डिनर की जगह का इंतखाब मैं करूंगा या तुम लोग कर रहे हो? जी, ये एहसास भी आप ही को हासिल होगा। बल्कि पहले कोई जूस वगैरह पिलवाएं, इसके बाद ले चले जहाँ बेहतर लगे।
बिल मेरा बड़ा भाई गाजी का बाप देगा। अहमद यार ने दिलकशी से हंसते हुए गन्ने का रस निकालने वाले को इशारे से 4 ग्लास लाने को कहा। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई। जब तक उन लोगों ने गन्ने का ठंडा ठा रस पिया, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। तीनों साइकिल ड्राइवर के हवाले किए। खुद अहमद यार ने ड्राइविंग सीट सँभाल ली। साथ वाली सीट पर अहमद यार था। दोनों बहन-भाई पिछली सीट पर बैठ गए थे। पापा, हम कहाँ डिनर करेंगे? अहमद यार ने बैग और मिरर से एक नज़र बेटी के ऊपर डाली। एक नई जगह खुली है, हम वहीं ट्राई करते हैं। लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। पापा, क्या आप मम्मा को साथ ले लें? अहमद यार के दिल पर घूंसा पड़ा। उसका बेटा माँ को मिस कर रहा था। जो पिछले 1 माह से अपने बाप के घर बैठी हुई थी, उसने लम्हों में खुद को सँभाला। क्यों नहीं यार, रास्ते में उसको साथ ले लेते हैं। वादे के मुताबिक उसने गाड़ी सहारा के घर की जानिब डाली। वहाँ पहुँचकर गाड़ी बाहर सड़क पर रोककर खुद अकेला नीचे उतरा। तुम लोग यहाँ इंतज़ार करो, मैं पता करता हूँ, ना जाने वो घर पे हो भी या नहीं। काजी ने अपने दोनों हाथों की उँगलियों को क्रॉस किया। अंधेरे में ये अमल एक राज बन गया। ऐसा राज जिसका वाहद गवाह अल्लाह था। चौकीदार ने अहमद यार को देखते ही सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। कैसे हो नूर खान? अल्लाह का एहसान साहब, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए हैं, बाबा लोग नहीं आए? आए हैं बाहर गाड़ी में बैठे। क्या तुम्हारी बीबी घर पर है? जी साहब, जी अंदर है। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा। सबसे पहले सामने अपनी सास से हुआ वो सेटिंग रूम में सोफे पर बैठकर फ्रेम हाथ में लिए कोई का काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। सकीना बीबी ने आवाज़ सुनते ही खुशी से सर उठाया। वालेकुम सलाम। सो बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, आज रास्ता वो कैसे रास्ता भूल आया? अपना काम एक तरफ डालकर उन्होंने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। वो भी हमेशा की तरह उनके सामने प्यार लेने को झुका। उन्होंने शफ़क़त से माथा चूमा और दुआएं दी। बस आप जानती हैं, ऑफिस की ड्यूटी सख्त है, ऊपर से वालिद साहब की छुट्टी नहीं मिलती। आज अगासी लोगों से की छुट्टी थी, उनको डिनर करवाने निकला हूँ। गाजी ने कहा कि माँ को साथ ले लेना है। वो लोग गाड़ी में ही हैं। मैंने कहा जो हुक्म, अभी किस्मत आजमा लेते हैं। वैसे वो ठीक तो है, वापसी का क्या प्रोग्राम लगता है? बस बेटा, उस बुढ़ापे में जवान औलाद जलील कर रही है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ अहमद यार। मैंने उकता कर उसको ये भी कह दिया है कि मेरे घर से निकल जाए, पर असर ही नहीं होता। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मैं मिल लूँ? क्यों नहीं बेटा, जाओ। हो सकता है तुम्हें देखकर ही कुछ फ़र्क पड़ जाए। अहमद यार सीढ़ियों की जानिब पड़ गया, जबकि सकीना बीबी का रुख बाहर की जानिब हुआ। वो आँखें बंद करके भी चलता तो ऐन उसके दरवाज़े तक पहुँचा। दरवाज़ा नॉक किए बगैर वो अंदर आया तो साहरा की खुशबू ने इस्तकबाल किया। उसकी तरह उसकी खुशबू भी अपनी मिसाल आप थी। कमरे की लाइट ऑन थी, एसी फुल स्पीड पर चल रहा था और वो आड़ी तिरछी बेड पर सो रही थी। अहमद यार ने कदम वहीं जमकर रह गए। सामने पड़ी औरत उसकी बीवी थी। उसकी मिल्कियत सर से लेकर पाँव तक को उसके वजूद पर इख्तियार रखता था, मगर दस्तरस से बाहर थी। जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बनकर मचल गए। वो नज़र नज़र से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। ये शिकस्त दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ़ुल जमील थी। मैं नज़र झुका के तड़प गया, वो नज़र बचा के निकल गए। ना ख़ज़ां में है कोई तीरगी, ना बहार में है कोई रोशनी। ने नज़र नज़र के चिराग हैं, कहीं बुझ गए, कहीं जल गए। जो थके थके से थे हौसले, जो संभल के बहक गए। वो फ़रेब खरदारा थे, वो मकाम इश्क को पा गए। जो बहक बहक के संभल गए, जो खुले हुए हैं रोश रोश। वो हज़ार हुस्न चमन सही, मगर उन गुलों का जवाब क्या, जो कदम कदम पे कचल गए। ना है शायर अब गम में, नो ना वो दागे दिल, ना वो आरज़ू जिन्हें एतमाद बहादुर था। बहार था नहीं, वही फूल रंग बदल गए। मुसलसल आंखें झपके बगैर देखने की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगी। वो जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, सीधी हाथ से उनको आंखों को मसला। बेड पर वो उसके करीब बैठकर उस पर झुका, चेहरे पे आई जुल्फों को हटाकर पेशानी पर अपनी मोहब्बत की सबूत के तौर पर अपने गर्म लब रख दिए। वो वैसे भी हसन मुसलसल नजराने मांगता था, मगर हर कोई खुश नसीब नहीं होता। यहाँ किसी की न्याज कबूल होती है, किसकी न्याज कबूल होती है। एक ख्याल ने नाक की तरह उसके दिमाग को डसा। जवाब में अहमद यार ने साहरा को झंझोड़ कर रख दिया। साहरा, एक बात सच सच बताओ, क्या किसी और को पसंद करती हो? क्या आज भी किसी और को पसंद करती हो? कौन है वो? यकदम उसके सामने देखकर बौखला गई। ऊपर से उसका अंदाज और सवाल वो नफी करते हुए बोली, अहमद, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतना फजूल ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम खुद गौर करो तो। बच्चों की माँ जो अन से भागती है, शोहर से भागती है, अपने घर पर मेहमानों की तरह दो एक दिन गुजार कर माँ बाप के यहाँ डेरा डाल दे रखना। मैं ये बात चाहता हूँ, मासी में मेरी ज़िंदगी आने से पहले तुम किसी और को पसंद करती। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि आज भी तुम्हारा उसके साथ राब्ता है। तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम जानते हो मुझे गुड़िया की पैदाइशी से ही डिप्रेशन का मसला बना हुआ है। मेरे डॉक्टर से वाकिफ़ हो, हत्ता कि वो डॉक्टर तुम्हारा ही जानने वाला है। फिर भी ये सब कह रहे हो। बच्चों से दूर इसलिए रहती हूँ ताकि उनको कभी कोई नुकसान ना पहुँचा दो। तुम आज इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो या ये सब कहने आए हो? अहमद यार आंखें मेचनी बालून में दोनों हाथों की उंगलियां फेर कर खुद को पुरसकून किया। सारा
وہ میں بڑا انتہا محسوس کر رہا تھا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میں تمہیں ہر دن رات میں نہ جانے کتنی دفعہ یاد کرتا ہوں، تم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بے رخی کے باوجود کسی اور عورت کی جانب منہ نکال کرنے کا دل نہیں کرتا، ورنہ انسان کو باہر کیا کچھ نہیں مل جاتا۔ سہارا میرے ساتھ ساتھ بولو، میرے بچے تمہارے بچے بھی ہیں وہ بکھر جائیں گے، اگر کوئی اور مرد ہے تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر یہ واقعی کوئی سائیکولوجی مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر بدل کر دیکھتے ہیں، مسائل کے حل نکالنے سے نکل ہی آتے ہیں، مگر دھوکے کا داغ نہیں مٹتا سارا، اس لیے میرے ساتھ سچ بولنا کہ میں کوئی حل نکال سکوں، ایک دفعہ دوست ہی سمجھ کر میرا اعتبار کر لو۔ اب سہرا کے اندر بیٹھی جو اور شاطر عورت گھبرا گئی، کچھ ماں کی طرف سے ہر روز ملنے والی لن تن کا اثر بھی تھا، ابو نے بھی صاف کہا تھا کہ اگر 1-2 دن کے اندر اندر اپنے گھر واپس نہ گئی تو وہ خود چھوڑ کر آئیں گے، نہ صرف چھوڑ کر آئیں گے بلکہ سردار احمد یار کو ابراہیم شاہی کی ساری تاریخ اور حال بتا کر ہی آئیں گے۔ اور آج ہی وہ آ گیا تھا، وہ جانتی تھی محبت کرنے والا نرم دل انسان ہے، محبت کے 2 بول سے بہل جائے گا، گہرائی میں کھو دینے والی فطرت کا نہیں ہے، اس لیے اس نے والہانہ انداز میں احمد یار کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کا سر اس کے سینے پر ڈال دیا، خود کو دل ہی دل میں یہ باور کروا رہی تھی جب منزل کو پانا مقصود ہو تو ایسی ویسی کوئی قربانیاں دینی جائز ہیں۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب بھی تو اس وقت ایک بیٹی کا باپ ہے، وہ بھی تو کسی کے وجود کو استعمال کرتا ہوگا، محبت سے یا نفرت سے وقت اس کی گواہی دے گا، مگر بے وفائی کا مرتکب وہ ہو چکا ہے، تو سہرا کیوں نہ احمد یار کو مصروف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرتی رہے، ویسے بھی آفر تو وہ کر ہی چکی ہے، اگر کوئی اور مرد ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو پھر پر بے وقوف عورت رہی نہ، پھر جذبات میں اپنی عقل کھونے والی مخلوق ہی، مرد بھی ایسے صرف جال پھینکنا ہے، مچھلی کو قابو کرنے کے لیے ہے، ورنہ کہاں تاریخ نے ایسا مرد دیکھا جو خوشی اپنی عورت کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے، پاگل عورت۔ مگر دونوں میاں بیوی کے گفتگو سے بچوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ انہوں نے مہینوں بعد ماں باپ کی موجودگی میں وقت گزارا، کھانا کھایا، یہاں تک کہ وہ واپسی پر بچوں کے ساتھ گھر آئی، گڑیا کو بیڈ ٹائمز کہانی سنائی، قاضی کے ریسرچ پیپر پڑھے، اس کی حوصلہ افزائی کے طور پر 1,000 کا نوٹ اس کی نظر کیا، قاضی ماں سے گلے لگ کر پیار بٹورنے کی خواہش دلی میں ہی لیے اپنے کمرے میں آ گیا، اور اس پر ہی خوش تھا کہ آج ماں گھر پر تو موجود تھی، نہ جانے کب تک رہتی یہ تو اللہ ہی جانتا تھا، وہ کس سوچ کے تحت آئی تھی، اس کے ذہن و دل میں کیا چل رہا تھا وہ تو آنے والے وقت میں ہی بتا سکتا تھا، ابھی تو وہ اپنے باپ بچے ہی اسی بے خوشی سے بھولے نہیں سما رہا تھا۔ رات کے آخری پہر سہارا نے اپنے پہلو میں لیٹے خود خوبرو شخص پر اور نفرت بھری ایک نظر ڈالی جس کے بازو اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھے، چہرہ سہارا کے بالوں میں گم تھا، سہارا کا ہاتھ اس کے تو آنا ہاتھ کے نیچے دبا عین اس کے دل کے اوپر رکھا تھا، اس کے ہاتھ کے نیچے احمد یار کا دل دھڑک رہا تھا، اپنی سوچ میں وہ احمد یار سے مخاطب ہوئی، تم تنہائی کی بات کرتے ہو، میری جان دیکھو میرا تو دم گھٹ رہا ہے، پھر بھی مجبور ہوں اپنے گرد حالہ بنے تمہارے بازو کاٹ کر نہیں پھینک سکتی، ورنہ یقین کرو اتنے ٹکڑوں کروں کہ تم گن بھی نہ پاؤ، تمہارے دل کی دھڑکن سانپ پہن کر بھی پی جاؤں، تم ساکت بے جان ہو جاؤ، نہ تم میری جانب دیکھو نہ مجھے چھو، محبت کا دم بھرنے والے، تم جانتے کیا ہو محبت کیا ہے، میں تم سے جتنی نفرت کرتی ہوں بتا دوں تو تمہارا وجود نیلا پڑ جائے۔ اس نے بڑی احتیاط سے اپنا وجود احمد یار کی گرفت سے آزاد کروایا اور ایک کنارے سے لگ کر ٹک گئی۔ زرمین، مجھے لگتا ہے تمہاری شادی میں بہت بڑی جلدی کی گئی ہے، ابھی مجھے کچھ سال اور تم سے اپنی خدمت کروانی چاہیے تھی۔ زرمین، مجھے لگتا ہے تمہاری شادی میں بڑی جلدی کی گئی ہے، ابھی مجھے کچھ اور سال تم سے اپنی خدمت کروانی چاہیے تھی۔ اچھا ہوا جو شادی ہو گئی، خود کو تو جناب ایس ایس جی صاحب مہینوں گھر کا چکر نہیں لگاتے، میں یہاں اکیلی رہوں، اب میں اپنے میاں اور بیٹی کے ساتھ مجھے مارتی ہوں۔ زرمین نے پاستا لا کر میز پر رکھا، اب اندر سے پینے کو کچھ لینے گئی تھی، کچھ ہو بھی یا کہ بھائی کو بہلانے کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے، وہ تمہارا خیال بھی رکھتا ہے یا بس اپنے بھائی کی سیاست کا چمکانے میں ہی لگا رہتا ہے؟ 1.5 لیٹر پیپسی کی بوتل، 2 خالی گلاس لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اتنا خیال تو کرتے ہیں مگر آپ کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا، پھر تم نے اپنا ڈیزائننگ کا شوق آگے چالو کیوں نہیں رکھا؟ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھ کر پاستے سے انصاف کر رہے تھے۔ آپ کی بھانجی صاحبہ میرے پاس اتنا وقت ہی کب چھوڑتی ہیں، اس کے کاموں سے فرصت ملے تو کچھ اور بھی سوچو، جانے دو بھائی، اتنی بھلی مانس تمہاری بیٹی ہے، جیسے میں جانتا نہیں ہوں کس کے کام تمہیں مصروف رکھتے ہیں، بیٹی تمہاری تو اب اسکول شروع کر چکی ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت، صاف کہو وقت کا بہانہ ہے، اصل تو اجازت نہیں ہے بھائی، آپ کو نہ جانے کیا وہم سجاتے رہتے ہیں، اب تھوڑا بہت کمپرومائز تو ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے نا، میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دے، میں اپنی زندگی بڑی مگن ہوں، ہاں کاش خوش بھی ہوتی، خوش ہی
ہوں۔ آپ اپنی بات کریں، کب تک یوں گھومنے کا ارادہ ہے آپ کو؟ اب پیاری سی اچھی سی بھلی مانس سی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ آپ میرے سے 3 سال بڑے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ مولانا نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد گلاس اٹھا کر اور ایک سپ لیا۔ اس سارے کے دوران وہ دلکشی سے مسکراتا رہا۔ بھائی تم سے شاید غور سے سنا نہیں، میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں، تمہاری شادی بڑی چھوٹی عمر میں کر دی۔ اب 24 سال کی عمر میں تو تم اماں جی بن گئی ہو۔ کہاں گئے خالہ کے وہ وعدے کہ شادی کے بعد بھی زرمین اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے؟ مجھے علم ہوتا ایسے وعدہ خلافی ہونی ہے، میں کبھی ان کی باتوں میں نہ آتا، کم از کم ماسٹر ضرور کرواتا۔ میرا خواب تھا تم آرمی میں جاتی۔ یہ ہیل والے جوتے جو پر ساڑی باندھے جا رہی ہیں ڈاکٹر زرمین احمد، کیوں میں کیپٹن زرمین احمد کیوں نہ ہوتی؟ آپ کی طرح ایس ایس جیپ یہ بھاری گن اٹھائے انڈیا کے بارڈر پر فائر کر رہی ہوتی۔ ولی شادابی سے ہنسا۔ تم فائٹر نہیں ہو زرمین، تم معصوم ہو۔ کیوں؟ کیا فائٹر معصوم نہیں ہوتے ہیں، مگر کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں۔ تم کولڈ بلڈڈ نہیں ہو، تم باتوں سے بہلنے والی ہو۔ تم میری زرمینہ ہو۔ وہ آج صبح 10 بجے ولا کے فون کال ملتے ہی اس کی طرف آ گئی تھی۔ وہ یوں ہی بغیر اطلاع کے اچانک مہینوں کی کئی دفعہ ہفتوں بعد اپنی شکل دکھانے آ جاتا تھا۔ ویسے مان گئی ہوں باتوں میں لگا کر، اصل موضوع سے ہٹانے کا آپ کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یار ایک لڑکی آج کل تمہارے بھائی کو فل ٹائم لفٹ کروا رہی ہے، کرنل کی بیٹی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں جوتے ہی نہ بنوا دے، کیونکہ 4 دن ہینگ آؤٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ شادی وادی کا سین نہیں ہو سکتا، شادی وادی کا سین آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یا اس کی طرف سے، ظاہر ہے یہ میری جانب سے۔ ادھر تو شاید دال گل ہی جائے، یا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب لڑکیوں کو لفٹ کروا دو تو فوراً اسے سے شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہیں۔ میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے ایک سین، تم سنو، تم تو پیٹ میں بل پڑ جائیں گے۔ بیچارہ بڑا پھنسا ہے، بلکہ کام سے گیا، اچھا بھلا دھڑلے والا پٹھان بھائی تھا، اس لڑکی نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی۔ کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، حتیٰ کہ دوستوں سے ملنے بات کرنے پر بھی پابندی ہے۔ خیر ہم بھی اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا نام ہی گدڑ خان رکھ دیا ہے۔ زمینہ کہکہ لگا کر شگافتی، یہ تو پٹھان بھائی کے ساتھ جاتی ہے۔ ہاں تو کون اس کو کہتا ہے کہ ایسے ایک لڑکی کے پیچھے جگری یاروں کو چھوڑے، یہاں تک کہ ایک فلم تک ہمارے ساتھ نہیں دیکھنا جاتا۔ کل کو دیکھا جائے گا اب تو میری بڑی باتیں بنا رہے ہیں نا، کل اپنی بیوی کے آگے پیچھے اس کا بیگ اٹھا کے گھومیں گے تب پوچھوں گی، میں نے شادی کرنی ہے، اللہ معاف دے۔ کوئی اپنا جینڈر نہیں تبدیل کرنا جو لیڈیز بیگ اٹھا کر گھومنا ہوگا۔ ویسے بھی تمہارا آدمی کون سا یہ کام سب کرتا ہے؟ بس آ جائیں واپس میرے بیچارے آدمی پر، نہ جانے کیا اللہ واسطہ کا بیر ہے وہ، اگر آپ کے خیالات سن لیں تو کتنا افسوس ہو۔ پتہ نہیں یار، پر مجھے کبھی یہ بھی اس شخص پر سے پازیٹیو وائبس نہیں ملے، ہمیشہ بڑی ڈارک سی فیلنگ آتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں میرے وہم غلط ہوں۔ زرمین نے بھری آنکھوں میں ولی کی جانب دیکھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ تمہارے 100 نہیں تو 80% سے وہم صرف وہم نہیں ہے، بلکہ بولی بھائی وہ میرے شوہر ہے، میری بچی کا باپ ہے، پلیز اپنا دل کشادہ کرے۔ ولی اس کی آنکھوں میں بانی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر گیا۔ پاگل ہوئی ہو کیا بھائی، مذاق کر رہا ہوں، اتنا سا تو تمہارا دل ہے۔ اچھا چلو مارکیٹ کے چکر لگاتے ہیں، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، ساتھ میں کیا یاد کرو گی، تمہیں بھی شاپنگ کروا دوں گا، کیونکہ اس دفعہ میں اپنے دفتر کے لیے کچھ لا کر نہیں پایا۔ آپ خود جو آ گئے ہیں یہی بہت ہے، میں برتن دھو کر آتی ہوں، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں، باہر ہی کہیں پی لیں گے، تم بس برتن رکھو کر آؤ، دو بعد میں لینا، شام 7 بجے میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ کیا ہے بھائی، اتنے عرصے بعد آئے ہیں، وہ بھی کچھ چند گھنٹوں کے لیے؟ آج کل چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے مجھے، روٹا 3 دن ملے تھے، مگر 2 دن میں نے دوست دے دیے، اصل میں اس کی والدہ بیمار ہے، پریشان تھا، اب تو اتنا تو دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، پر فکر نہیں کرو، اگلی دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤں گا۔ رہنے دیں یہ فکرہ، بس آپ نے ایک لالی باپ کی طرح مجھے بہلانے کے لیے رکھا ہے، بس آپ کی شادی ہونی چاہیے، اگلی دفعہ آئیں گے تو شادی کر کے ہی واپس آنے دوں گی۔ اچھا یار، ابھی تو پھر چلو دفتر کے اسکول چلتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر شاپنگ پر جائیں گے۔ سر آپ کے سے کوئی جمال علی گیلانی ملنے آئے ہیں؟ پی اے نے آفس کے دروازے پر ناک کر کے پیغام دیا تو باس کی کرسی پر بیٹھا شخص اپنی جگہ تھم کر رہ گیا۔ سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف ڈال دی، پھر چہرے پر بڑی مکار مسکراہٹ ابھری، اندر بھیج دو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ سے پر نظر آنے والی سلویٹیں دور کی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ایک صاحب اندر آئے، سفید بے شکن لباس، کالی واسکٹ، کالے جوتے،
कनपटियों पर कसरत से आगे सफ़ेद बाल, दरमियाना कद का काठ, धीमी खुशबू वाला महंगा परफ्यूम। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आज तो कहना पड़ेगा वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को। वस्सलाम इब्राहिम शाही। बस जब इंसान की किस्मत हारती है तो मुझे ऐसे लोगों को मजबूरन तुम जैसों के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। इब्राहिम शाही ने बुलंद कहकर गाया, तशरीफ़ रखिए गिलानी जी, मेरा ऑफिस देख कर आप मुतासिर तो ज़रूर हुए होंगे। कहाँ वो शाही जिसके पास एक कमरा न था जहाँ वो आपकी बेटी को ब्याह कर रख सकता था, और कहाँ ये शाही जो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक है और कुर्सी खींचने के बाद टांग पर टांग रख कर बैठ गया। फिर अपनी तबीयत के मुताबिक बोलने लगे, देखो साही, साही मेरी उम्र से अगर तुम वाकिफ़ नहीं हो तो बता देता हूँ, इस साल मैं 70 साल का अबूर कर चुका हूँ। मैं जल्दी पुश्ती खाते पीते घर आने वाला हूँ। सारी उम्र दौलत में मेरे घर की लौंडी रही है, और ये मेरे अल्लाह का फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। इसके दिए रिस्क में से आज से 12 साल पहले मैंने तुम्हारे सामने एक हड्डी फेंकी थी, जिसे लेकर तुम ये कि गायब हुए। तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या इल्म होगा। मैं तुम्हारी सारी तारीख जानता हूँ। मेरे दिए गए पैसों में से तुमने अपने बड़े भाई को इस वक्त की जीतने वाली शाही पचासी पार्टी का टिकट दिलवाकर कौमी असम्बली की सीट जीती। वहाँ से तुम दोनों भाइयों के काले धंधे का बिजनेस शुरू हुआ। आज तुम्हारा भाई सियासत में अपना काम बना चुका है, बड़ी शोहरत है। जो पार्टी इक़्तिदार में आए वो उसी के साथ मिल जाता है। अपने गाँव के लोगों का खाने पीने का लालच देकर वोट तुम लोगों को मिल जाते हैं। ये मांगे की चकाचौंध मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इब्राहिम शाही अपनी जगह पर बैठ गया और बड़ी यकीनन तौर नज़रों से उनको देखते हुए बोला, आपने मुझे 1.5 करोड़ दिया था, मैं आज आपको 3 वापस कर देता हूँ। जमाल गिलानी में खुलकर मुस्कुराया, वो मेरी बेटी के सर का सदका ए खैरात थी, और मैं खैरात देकर वापस नहीं ले लिया करता। मगर हाँ, आज तुम्हें एक दफ़ा फिर से ऑफ़र देने आया हूँ। बदले में आज 1.5 की बजाय 3 भी देने को तैयार हूँ। इब्राहिम शाही ने उलझन भरी नज़रों से कहने लगा, गिलानी साहब मैं आपका मतलब नहीं समझा, अपनी बात की वजाहत कर देंगे। जमाल गिलानी के चेहरे पर एकदम से बुढ़ापा छा गया। सहारा ने तुम्हें किसी होटल में देखा था। शाही की आंखों में चमक बढ़ गई। गिलानी साहब, भला 2 बच्चों की माँ अगर मुझे इतने सालों बाद देख भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ शाही, अगर मेरी बेटी तुमसे रब्ता करने की कोशिश करे तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करोगे। इब्राहिम उस शाही को हकीकत में झुठला कर झटका लगा था। वो हैरत से उनकी शक्ल देखता रहा, फिर हंसा और हंसता ही चला गया, यहाँ तक कि आंखों में पानी चमकने लगा। बुजुर्गवार, आपका मतलब है कि आज भी आपकी बेटी आपकी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए। बस साहिब, कुछ लफ्ज़ ना अल्फाज ना ही बोले जाएं तो बेहतर है। तुम अपनी कीमत बताओ, बाकी सब छोड़ दो। आप समझते हैं आप भी मुझे खरीद लेंगे। मेरी कीमत इस वक्त 1.5 करोड़ थी, जिस वक्त मेरे पास अपना घर भी ना था। आज मैं अरबपति हूँ, मेरी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तुमने अरब आज देखा है साहिब, मेरी पुश्तों ने बढ़ता है। अपनी कीमत बताओ, बतवा देना। मेरी सर दर्द है। गिलानी साहब, क्यों ना अब हौसला सुलह कर लें। अगर आपकी बेटी 2 बच्चों के बाद भी अपने शौहर के साथ खुश नहीं है तो उसको दे दे जो वो चाहती है। आज तो मैं कि हम पलाही हूँ। जमाल अली गिलानी का चेहरा सुर्ख बोटी हो रहा था। शाही, अगर अगर तुम समझते हो कि आज से 12 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे लिए, इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तो मैं तुम्हारी नस्ल को पहचान गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने हड्डी फेंकी थी। तुमने मेरी खदशात अच्छा साबित कर दिया, हड्डी मुंह में डाली और अपनी राह ली। मेरा दामाद असल मेरी अमीर आदमी है, दिल का अमीर, किरदार का अमीर। तुम्हारी क्या हैसियत। वाह गिलानी साहब वाह। मैं फिर वो अमीर दामाद आपकी बेटी को खुश नहीं रख पाया। आज भी अल्लाह के बंदे, आज भी वो मेरे लिए पागल है। मेरी बेटी नाबीना है। शाही और आंखों वाली नाबीना लोग यूं ही खुद को तबाह करते हैं, बल्कि नस्लें तबाह करते हैं। मैं अपनी आने वाली नस्ल को बचाने की कोशिश में हूँ। तुम भी आज साहब औलाद हो, बच्ची के बाप हो, मेरी बात को सोचना चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी जगह से उठे और निकल गए। जाते हुए इब्राहिम शाही पर कई दर खोल गए। अगर वो कोई दानिश व फरासत वाला इंसान होता तो ज़रूर उस बेबस बाप की मजबूरी समझने की कोशिश करता कि किस दिल से वो उसके पास आया होगा, बल्कि वो बिल्कुल उसके बरकत सोच रहा था। वैसे भी मर्द की अना को ये बात बड़ी तोके देती है कि कोई औरत इतने सालों बाद भी उससे मोहब्बत का दम भरती है। वो अपने दिमाग में लाहिया अमल तरतीब देने लगा। मुसलसल होंठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। तुमने वापस कब आना है। ज़ाहिर है पेपरों के बाद ही आऊँगी। अब तुम्हारी वजह से अपने सालों की मेहनत में पानी फेरने से तो रही, और इस सारे वक़्त में मैं क्या करूँगी। अपने मरीज़ देखना, ताज़ा आब व हवा खाना, गाँव की लड़कियों से दोस्ती करना, अपना शोहर ढूँढना। हाँ, वो तो जैसे किसी गली के मोड़ पर मेरा मुंतज़िर खड़ा होगा। कभी-कभी मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है। भला अगर मुझे अपने साथ नहीं रखना था तो मर जाने शादी ही ना करता। बुज़दिल कोई 2 नंबर इंसान, न जाने किसके घर में डालकर भाग गया। अच्छा, अब वापस डिप्रेशन में नहीं जाना।
میں نے हमेशा लोगों की ड्यूटी लगाई है, मेरे गैर मौजूदगी में तुम्हारा ख़्याल रखेंगी। हाँ, मैं फ़ीटर पीती बच्ची हूँ ना, सच्ची पूछो तो शक्ल से मैट्रिक की स्टूडेंट लगती हूँ ना जाने कि इस पागल ने तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री दे दी। वो दोनों हॉस्टल में मिलने वाले साले के कमरा सेट कर रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे, लड़कियाँ सारी कॉलेज निकल चुकी थी। आज ही सैनम का सेकंड टाइम में पहला पेपर था। अगले ही 1 घंटे तक वो कोयटा के लिए निकलने वाली थी। साले के पास सामान तो कोई ना था। दादी दादी ने घर से बिस्तर वगैरह सब मुहैया कर दिया। अब कपड़े, जूते और कई छोटी-छोटी ज़रूरतिया की चीज़ों की स्लेट्स बनाकर ज़ैनब ने बैग में रख ली थी ताकि सरदार खान उन सब उसे छोड़ के वापस आ रहे तो ज़ैनब सारी चीज़ें खरीद कर उसके हाथ भेज सकते। वैसे ज़ाले, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ कोई किस्म की कोई मसला होगा। देखो, हम इज़्ज़त और हिफाजत करने वाले लोग हैं। दादी को भी जान ही जाए गई होगी। उन्होंने इतनी कितनी मदद की है। अगर वो साथ ना देती तो भाई शायद तुम्हें यहाँ रुकने ना देते। कोई हवाला जो नहीं है, ना कोई संत, ना कोई सरकारी पेपर, समझ रही हो ना मेरी बात को? मैं तो अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। अब अल्लाह करे तुम्हारा शौहर कहीं से बरामद हो जाए। पर अगर वो नहीं भी आता तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। आराम से नौकरी करो, देखते हैं क्या आगे क्या होता है। ज़ाले रोने लग गई। इतने दिनों से दोनों का 24 घंटे का साथ था। दोनों ने ज़ाले का क्लिनिक भी मिलकर तहज़ीब किया था। आज पहले दिन उसने वहाँ ड्यूटी देनी थी। अब रो क्यों रही हूँ? वैसे ही रोना आ रहा है। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे अलविदा कहने को ना माँ बाप है, ना बहन भाई, ना कोई साथी। सर में रखकर 2-3 धमुके उस झड़ दिए। साले को हाय निकल गई। जानवरों की तरह क्यों मार रही हो तुम? काबिल इसी के हो। एवं ही तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया कर रही हूँ। मरो मेरी तरफ से। रो बैठ कर गए रिश्तों को मैं जा रही हूँ। साले को हैरान से परेशान छोड़कर बस सेकंड में कमरे से निकल गई। मैं है इसको अचानक से क्या हो गया? वो उसके पीछे लपकी। कॉरिडोर के एंड पर वो मोड़ मरती नजर आई। साले ने कमरे का दरवाजा अपने पीछे बंद किया और दौड़ लगा दी। जब तक वो कोने तक आई, जैनब आधा ग्राउंड पार कर चुकी थी। सामने गेट के पास सरदार ख्वाजा खान सैन के इंतजार में खड़ी मौजूद है। कल रात होने वाली अचानक बर्फबारी ने जहाँ दर्जे हरारत में कमी की हुई थी, वहीं अच्छी खासी फिसलन भी पैदा हो गई थी। वो उसके पीछे भागते हुए ग्राउंड में आई। जैनी, रुको तो, हुआ क्या है? वो पीछे से भागते हुए कर जन्म से टकराई। दोनों ही इतना तौजन कायम न रख पाई, वहीं बर्फ पर गिरी। टकरे मारने का शौक हो रहा है तो जाकर दीवार में सर मारो। मेरे पीछे क्या कर लेने आ रहे हो? तुम रुक कर बात सुन लेती तो क्यों मैं भागती? और तुम्हें अचानक से किस कीचड़ ने सूंघा है? अच्छी भली तो थी। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत ही कहाँ है? तुम बैठकर आंसू बहाओ। हाय, अम्मी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, मेरे भी तो नहीं है। मैं तो तुम्हारे तरह बेचारी बनकर नहीं रोती। तुम्हारे पास दादी हैं, तुम्हारे भाई हैं, इतनी सारी दोस्त हैं, इतना अपना घर है मेरे पास। तो एक शौहर मिला था, वो भी छोड़कर भाग गया। मैं तो हूँ ना तुम्हारी। अब मैं तुम्हें इतनी लंबी फ़ौज की ज़रूरत भी क्या है? तुम्हारे लिए एक चैनल भी काफ़ी है। सच्ची बता रही हूँ, आज के बाद मेरे सामने ये सब जो रहाया ना, तो तुम्हारा मेरा मरण जीन खत्म। सारे ने उसका जोर से अपने साथ खींच लिया। दोनों वहीं बर्फ पर बैठी हुई थी, एक दूसरे को गले लगाकर दाएं बाएं पंडो लेम की तरह झूमने में गाड़ी के हॉर्न ने खलल डाला। चलो, इसका पैमाना लबरेज हो गया। उठो चले, पहले तुम्हारे क्लिनिक उतारती हूँ, फिर जाऊंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एहतियात से चलती हुई आगे अगर गाड़ी में बैठी। गाड़ी के अंदर हीटर लगा होने की वजह से एकदम से सुकून का एहसास हुआ। सरदार ड्राइविंग सीट पर आंखों में काला चश्मा चढ़ाए बैठा था। आज मूंछों के साथ हल्की सी बड़ी हुई शेव दे रही थी। गहरे ब्राउन रंग का खद्दर की सलवार सूट पर काली जैकेट में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत धमक रही थी। बराज पहले क्लिनिक पर रुकना है। जैनब के कहने पर गाड़ी गेट से निकालते हुए सरदार ने सर हल्का सा इस बात में गम किया। 2-3 दिन उनके घर पर गुजारने के बाद सारे के दिन में बैठने वाले सरदार का पहला पड़ने वाला तासुर तब्दील हो गया था। वह पहले दिन जितना सख्त मिजाज रखड़ा लगा था, हकीकत में उसके बाद बिल्कुल बरकस था। बिल्कुल बड़ा तहमुल मिजाज, धीमे लबो लहजे वाला, मिलनसार, बिल्कुल बावकार। बल्कि जिस तरह वो अपने कॉलेज की लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह डील करता है, साले मुतासिर हुई थी। क्लिनिक की इमारतें गांव के दो म्यान में वाक़या थी, जिसके एक तरफ एक पहले ही एक मर्द डॉक्टर मौजूद था। तो मगर चूंकि ये क्लिनिक करीब के दूसरे देहातों में को भी लगता था, एक मर्द डॉक्टर काफ़ी ही साबित होता था। खासकर जब औरतों की बात आती, ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे एक औरत को आदमी आदमी डॉक्टर देखें। औरतों को ये या तो कोयटा जाना पड़ता था, या घर पर ही सर दर्द बुखार की गोली लेकर ठीक होती। सैनम का घर गांव के रास्ते में बहुत शुरू में आता था। उनके गांव और घर के दरमियान एक मील का फैसला था। जिस वक्त वो लोग क्लिनिक पर पहुंचे, वहां पर लोगों का जमघटा लगा हुआ था। रश्क लेकर पहला ख्याल साले की जहन में यही ख्याल आया कि यकीनन कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मगर वो जान कर महबूत हो गई कि वो सब मर्द ख़वातीन अपनी नई डॉक्टर को खुशामदीद करने के वहाँ वहाँ जमा हुए थे। सब ने उसके लिए कोई ना कोई चीज़ उठा कर रखी थी। किसी ने कढ़ाई वाली चादर, चार तीन
चादर दी, किसी ने टोपी दी, किसी ने कुर्ता दिया, कोई एक डोंगा में खाने वाली कोई चीज़ उठाए खड़ा था, खुश मेवजात कयोंनो सब चीज़ों का ये ढेर लग गया था। उसने एक औरत को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। मेहनत कशों के चेहरे सोने जैसे तपिश से चमक रहे थे। वर्षे लोग भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर वहाँ मौजूद थी। चादर फूलों का ये इतना बड़ा गुलदस्ता हाथ में था जिसमें एक अदद गुलाब होकर हम बाकी की सब जंगली जड़ी बूटियाँ थी। उसके कमरे के दरवाजे पर बेंच लगा था, वेलकम टू कबीर सरदार। सारे खुश थी, साले खुश थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो खुश थे। हर फ़िक्र भूलकर वो हर महरूम में भूलकर वो खुश थी। अपनी खुशी में ये एहसास ना हो पाया कि किसी की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे पर से चिपकी रही थी। उन नज़रों में सोच की गहरी परछाइयाँ थी। वो उसकी एक हरकत को अजबर कर रही थी, परख रही थी। काश वो जान पाती, काश उसको इस लम्हे को ये बावर करवा देता कि जिसकी तुम्हें तलाश है अभी उसे लम्हे वो उस भीड़ में मौजूद है। आगे बढ़कर उसको पहचान कर उसका हाथ थाम लो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, खोना मत। वो बहुत कीमती हाथ है। मगर ज़ालिम वहीं अपने नए मिलने वालों को में मसरूफ़ हो गई और वो उसी तरह खामोशी से चला गया। बताता क्यों नहीं इस बदनीयत इंसान के पास क्यों गए थे? सकीना बीबी को गुस्से से पूछा। सवाल के जवाब में जमाल अली गिलानी का लहजा शिकस्त घोर दो और कंधे झुके हुए थे। और क्या करता? घर में बैठकर इंतजार करते कब मेरी बेटी बाप की मेहनत को आखिरी धक्का देकर कब्र में उतारती है, या उस दिन का इंतजार करूँ जब इस शरीफ और नस इंसान को सारी हकीकत मालूम हो जाए और वो आकर मेरा गिरबान थामे है कि जब अब अपनी बेटी की चलन मालूम थे तो क्यों उसको मेरे नाम की बेड़ी में कैद किया। आज कल बड़ा पछता रहा हूँ सकीना। मैं इस अंदर से रेसा रजा हो रहा हो गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की 2 बेटियां हो वो शख्स उनकी अच्छी तरबियत करे, उनका फ़र्ज़ पूरा करे, दीन की तालीम दे। वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे एक उंगली दूसरी के साथ जुड़ी होती हो। मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे अल्लाह ने एक बेटी और एक बेटा दिया। बेटा सआदतमंद है, हालांकि बेटे से ज़्यादा मुझे बेटी से उम्मीद थी। मैंने उनकी शौक़ और चाहत से उसको स्कूल कॉलेज भेजा, मगर वो तालीम लेकर संवरने के बजाय अपना आप ही भूल गई। इतनी बदनीयत, इस कदर कठोर, इस दर्जे की बेहस मैं अल्लाह का क्या मुँह दिखाऊँगा। वो आज 12 साल पहले की तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर मतला करे गई है कि वो उसके साथ राब्ता ज़रूर करूँगी। मैं तो आने वाले तूफ़ान के आगे बांधने का एक अदद काम कोशिश करने गया था। बूढ़ा बाप और माँ दोनों रो रहे थे। मैं तो दुआ करती हूँ अगर औलाद ऐसी होती है तो अल्लाह किसी को साहब औलाद ना करे। लोग तो यही कहेंगे माँ ने बेटी की ये तरबियत की है, बेवफाई बदचलनी तो मेरी नस्लों में कहीं नहीं मिलती। मैंने तो आज तक बगैर ज़रूरत के दहलीज से बाहर कदम ना रखा। शोहर की गैर मौजूदगी में उसकी दहलीज पर कोई छींटा नहीं पड़ने दिया। मेरे पेट से जन्म लेने वाली ऐसी क्यों निकली जिसको माँ बाप से मोहब्बत ना हो। वो ज़िंदगी में किसी और की मोहब्बत का दावा भी कर सकता है। मैंने उसको हर बात खोल कर बताई, फिर उस पर असर क्यों नहीं हुआ। कुरान कहता है माँ बाप के सामने उकताहट से उफ करना भी गुनाह है, तो वो मुझे आपको खून के आंसू कैसे रुला सकते हैं। मैं 12 साल पहले ही बड़ा रो चुकी हूँ। आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, अगर उसने मेरे सफ़ेद सर पर खाक डाल दी तो मेरी दुआ है कि मेरा अल्लाह मुझे ज़िंदगी कैसे आज़ाद कर दे। जमाल अली गिलानी ने अपने आंसू साफ किया और खड़े हो गए। तुम दुआ करो सकीना, अल्लाह की ज़्यादा हम पर वो बोझ ना डाले जिसको उठाने की हम में हिम्मत ना हो। सकीना ने अपने शोहर की पुष्प पर नजर डाली। कैसा दिला देने वाले मंजर था। सर झुकाकर सोच के कदम उठाता, ज़ईफ नजर आता वो वजूद भी वो आदमी था जो अपनी बरादरी और ख़ानदान वालों के फैसले करता था, जो हर बात अपनी पूरी गर्ज के साथ अपनी राय देने वाला, सच्ची बात पर डटने वाला, सेना तान कर सर उठाकर चलने वाला। आज हालात ने कैसे बाबा बना दिया था। ये औलाद का तोहफा था जो हलक में फंस चुका था, जैसे जिसने ना निगलना जा रहा था, ना ही अगला जा सकता था। खाने की मेज़ से उठकर उन्होंने मुलाजिमों को कहकर जमाल साहब के लिए एक चाय उनके ऑफिस में पीछे भिजवाई। खुद फ़ोन स्टैंड की जानिब आए। नंबर बनाने के बाद रिसीवर कान से लगाया। चौथी बेल पर दूसरी जानिब से जवाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार अहमद यार खान के बेटे से मुखातिब हूं। कहिए क्या काम है। बेख्तियार उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आप भी इस वक्त सरदार अहमद यार खान की सास से मुखातिब हैं। दूसरी जानिब काजी की हंसी गूंजी। ये हुई ना बात, आपने साबित कर दिया कि आप मेरी ही नानो हैं। मैं आपको ही याद कर रहा था। जाओ जाओ मुँह देखो, क्या देखे कि मोहब्बत जताने में तुम बाप बेटे का कोई सानी नहीं है। काजी हंसते हुए सफाई देने लगा। नानो को किस्म से सच कह रहा हूँ। मुलासमा ने पापा के कहने पर साग बनाया है। पापा के किसी क्लाइंट ने गांव से भेजा था, साग बनाया अच्छा है, मगर एंड में जो मक्खन डाला है नानो कभी आकर देखें, इस मक्खन का रंग एकदम जर्द है, जबकि जो साग आप बनाती हैं उसके मक्खन का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। यही बात मैंने पापा को बता रहा था। अब तो आ गया यकीन कि मैं आपको ही याद कर रहा था। हाँ, मुझे यकीन आ गया, तुम साग और सफ़ेद मक्खन को याद कर रहे थे। मुझे याद करते तो कम से कम मिलने तो आते नानो। तो मैं आज भी आ जाऊँ, अभी आ जाऊँ, मगर स्कूल की छुट्टी नहीं है। पापा ने वादा किया है कि इस दफ़ा छुट्टी पर हम दादों के बजाय आपकी तरफ आएंगे। अगर प्रोग्राम फाइनल हुआ ना तो मैं छुट्टी वाले दिन सुबह ही आपको फ़ोन कर दूंगा। अगर आप मेरे लिए चिकन मखनी बनाकर पहले से ही रख दिए ना, क्यों नहीं मेरी जान, मैं आज ही बनाकर ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी। नहीं, जब मैं आपकी तरफ आऊँगा तब बनाना।
तब भी बना दूँगी अपने बेटे के लिए। बार-बार हर रोज़ मखनी बनाने को तैयार हूँ। थैंक यू नानी नानो, आपके लिए एक बड़ी-सी पपी सकीना बेबी ने ब्रेक तैयार मुस्कुरा कर बोली। आज कल एक नई मालूमात इकट्ठी की हैं, क्या नया पढ़ा? नानो, आजकल मैंने खला के बारे में पढ़ा है। पापा ने किताबें मंगवा कर दी हैं। इसमें नासा से सबसे ज़रूरी तरीन दरियाफ्त के बारे में लिखा गया है। जब आया तो किताबें लेकर आऊँगा। आप इनमें मौजूद तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगी। ज़रूर लेकर आना। पर इससे पहले वाले मौजू का क्या बना, क्या पढ़ा था? हाँ, याद आया, ह्यूमन बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम। हाँ जी, बिल्कुल यही था। आपको पता है, अपने सारे स्कूल के सामने मैंने इस मौजू पर सोल लोड टाक दी थी। हमारे हेड ने मेरी तस्वीर के साथ मेरा नाम लिखकर बड़ा सा फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में लगाया है। वो मुझे अपना स्कूल का अब तक का बेस्ट स्टूडेंट बोलती हैं। माशाल्लाह, मेरा बेटा है ही जीनियस। अब ज़रा जल्दी से मुझे बताओ, मैं मेन बॉडी सिस्टम का सकीना को इस बात सुनकर रूहानी किस्म का सुकून मिलता था, इसलिए हमेशा से उसके बात का निकाल कर गुफ्तगू का तवालत देने की पूरी कोशिश करती थी, जैसे अभी किया। ठीक तफ़सील से बाद में बताऊँगा। मैं सिर्फ़ हेडलाइंस तो जनाब सर क्यों ले रही है? सिस्टम जिसमें हमारा दिल खून को सारे जिस्म में पंप करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को हज़म करने वाला सारा जिस्म, रिस्पिरेटरी सिस्टम सांस के आने और जाने का निज़ाम, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। मस्कुलेटरी सिस्टम हमारे पट्ठों का हम निज़ाम और अमल और सेक्रेटरी सिस्टम हमारी हड्डियों का निज़ाम। हाजी का जान तुम्हारा चिकन मखनी बिल्कुल पका, कल ड्राइवर के हाथ भेजती हूँ। अगर सच कह रही हो तो मेरी दरख्वास्त कि आप खुद लेकर आए, नानों को साथ लाना। हम उनके साथ लूडो की बाजी लगाऊंगा। ऐसा करें कल रात आप हमारी तरफ रहें। सच्ची नानो, आप लोग कभी भी रात के लिए नहीं रुकते। तुम्हारे नाना को नहीं नींद आती तो बेटा, नींद को तो बहाना करते हैं नानो। असल में उन्हें अपने कुत्तों की फिक्र कहीं रहने नहीं देती। आप कल आए, मैं उनको रात के लिए मना कर ही दम लूँगा। अच्छा, तो जैसे तुम्हारी मर्जी। मम्मा क्या कर रही हैं? और ओह मम्मा की तो मैं कोई दोस्त आई बैठी हैं, तो बाहर से बस उनके साथ ही मसरूफ़ हैं। डिनर भी अपने कमरे में ही मंगवा लिया। अब कौन सी दोस्त आ चिमटी है? अपने को तो कोई मालूमात नहीं। आपने उनसे बात करनी है तो बुला लेता हूँ, नहीं मेरे साथ रहने दो। उसको दोस्तियाँ निभा लेने दो। दोनों के दरमियान कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिक्र न करें नानो, आज पापा ने मामा के एक नए डॉक्टर की से अपॉइंटमेंट ली है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। सकीना बेबी के गले में आंसू का फंद अटक गया। आगे बात ही ना हो सकी, मजबूरन लाइन काट दी। पहला दिन ही इतना मसरूफ़ था गुजरा। जब सुबह से लगी ख़वातीन की लाइन ख़त्म हो गई, उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। कहाँ सुबह के 11 बजे उसने पहला मरीज़ देखा था। तब से अब तक सवाए चाय के ब्रेक के और कोई वक्फा नहीं लिया था। कुछ बड़ा हाथ मौसम का भी था। बर्फ़बारी और फिर दर्जा हरारत में इस कदर कमी ने लोगों को दम, खांसी, ज़ुकाम, बुखार का शिकार किया होता। ज़्यादातर बच्चे सांस की बीमारी और खांसी वाले हुए आए थे। इसकी मदद के लिए एक 17-18 साल का लड़का मौजूद रहा था, जो कि आमतौर पर डॉक्टर सफियान के असिस्टेंट के काम पर तौर पर काम करता है। मगर आज सिर्फ रश और फिर साले का पहला दिन होने की वजह से डॉक्टर सफियान ने उसको क्लिनिक के सालाना हिस्से की जारी भेज दिया था। वो भी 2 घंटे पहले छुट्टी लेकर जा चुका था, क्योंकि उसकी शिफ्ट 4 बजे ख़त्म हो जाती है। अपना सामान समेट कर मेज़ की दराज में रखते हुए राली की नज़र दरवाजे की ज़मीन पर पूछे अखबार पर पड़ी। पहली नज़र सरसरी थी, मगर कुछ गैर मामूली नज़र आते देखते ही उसके अंदर घंटियाँ बज उठी। एहतियात के साथ चीज़ों के साथ नीचे से अखबार को खींच कर निकाला। सारा मंजर वाज़ेह होने पर सीधा हाथ से बेख्तियार मुंह पर चढ़ गया। कानों में साइंस ही होने लगी। सारे मंजर धुंध ला गए। कामते हाथों में अखबार के कतरन पकड़े, फटी आंखों से हेडलाइन के साथ लगी कलर तस्वीर को वो लाखों में पहचान सकती थी। उसके अंदर बाहर वहशत का बसेरा हो सका। उसके पास तो हेड बैग भी ना था उसने जिसमें अखबार को छुपाकर वहां से ले जाती। क्लिनिक पर उस वक्त कोई नहीं था। वो अपना स्कार्फ आधा चेहरे के सामने डालकर क्लिनिक से निकल आई। कदम बढ़ाने से पहले ये फैसला करना मुश्किल लगा कि कौन सा रास्ता लगा है उसे बाहर को जाता है, क्योंकि उसी राह पर आगे जाकर हॉस्टल आना था। उसे पूरा यकीन था कि यही रास्ता मंजिल को जाता है। मुट्ठी में अखबार बोचे तेज कदमों से बर्फ़ को मसलती चलती गांव गई। गांव बहुत पीछे रह गया था, मगर हॉस्टल की इमारत कहीं नजर न आई। बेख्तियार में बहते हुए आंसू को स्कार्फ के साथ रगड़ कर साफ करती, कभी नाक से बहते पानी को साफ करती। 5 मिनट मजीद चलने के बाद एक मोड़ काट कर कदम आगे बढ़ाया नहीं था कि कदमों ने एक कदम से कोई सतारा आई। जब तक सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ, उसका निचला सारा बर्फ़ में धुंध हुआ था। फौरी तौर पर वो अपने बांसों पर वज़न डालकर अपने आप को ऊपर उठाना चाहा तो दिल दहला देने वाले अदरा हुआ कि वो आने के बजाय और नीचे गई है। मजम्मत छोड़ दी। पहले बेयकीनी और वहशत हवास फिर छाई हुई थी, अब खौफ ने पूरी शिद्दत से हमला किया था। अखबार का टुकड़ा हाथ से छूटकर थोड़े फासले पर गिरा। गहरे गहरे सांस लेने के साथ उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो गर्दन के बाहर
हाल खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। वो ऐसे जगह पर मौजूद थी जहाँ इतराफ में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के सिवा और कुछ नजर न आया। चरिंदा परिंदा को बशर खामोश माहौल में कभी बर्फ गिरने से थोड़ी इर्ताश पैदा होता और बस वो यकीनन गलत रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। इस वक्त गाँव से मील डेढ़ दूर इस गैर आबाद जगह पर मौजूद थी। कोई है, कोई मेरी मदद करो, हेलो खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करो। मैंने तनहा और ठंड ही से बढ़ना था तो मेरे घर की चार दीवार कोई छीनी थी, क्यों छीनी गई? अब यहाँ हाइपोथर्मिया से मर जाऊंगी। मैं ऐसा मरना नहीं चाहती। अल्लाह जी किसी को तो मेरी मदद को भेजते। तो ये था आज के नावल के फोर्थ पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सब लोगों का नावल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी रखा सब्सक्राइब। मेरा चैनल पे सब बेल आइकन एंड आप लोगों से मुलाकात होगी कल उस दूसरे नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।